अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज सहाफ़ी प्रोग्राम के एक बड़े मेहमान, बड़े सियासी जनाब अख्तर मेंगल, सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की बड़ी ख़बर यही है कि इस असम्बली से, कौमी असम्बली से कुछ देर पहले ही जनाब अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दिया है और हमारी दरख्वास्त पे आज वो प्रोग्राम सहाफ़ी में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था और पहला सवाल तो फिर यही बनता है कि इतना बड़ा फ़ैसला और इतनी जल्दी आपको पता चल गया कि पार्लियामेंट में या इस कौमी असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। शुक्रिया मतीउल्लाह जान। इसको आप जल्दी करते हैं, मेरे ख्याल में बहुत देर बाद मैंने फैसला किया, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आयत। हालांकि जब ये मौजूदा असम्बलियाँ वजूद में आई थी, मेरा इरादा था, लेकिन अपनी ज़ाती मसरूफियात और बीमारियों की वजह से मुल्क से बाहर था। आपने तो ख़ुद भी देखा होगा, मैं असम्बली के इजलास में सिर्फ सदारती जो इलेक्शन हुआ था उसमें महमूद खान का ताल्लुक क्योंकि हमारे सूबे से था, इसलिए उनको वोट देने आए। ना मैंने प्राइम मिनिस्टर, ना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कहीं पे मैंने वोट नहीं दिया, क्योंकि जो वोट लेने वाले थे उनको मैंने आजमाया हुआ था। और तमाम पार्टियां जो इलेक्शन उसमें उन्होंने कंटेस्ट करना था पार्लियामेंट में, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई वोट नहीं दिया। तो सदारती वोट क्यों दिया फिर? सदारती महमूद खान का ताल्लुक क्योंकि हमारे सूबे से था, और इस वजह से फिर वो भी हमारे एक तरह के वो भी मजलूम है, तो मैंने मजलूम का साथ देकर अपनी मजलूमियत और उनकी मजलूमियत जो है हम अपना गम गलत कर लें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 44 दिन असम्बली की कार्रवाई जो हुई है अब तक, उसमें सिर्फ 4 दिन आपने असम्बली में शिरकत की है। तो बज़ाहिर तो आपका असम्बली से शुरू दिन से ही अदम एतमाद रहा है, तो अच्छा नहीं होता कि आप अपने हल्के की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज से करते, बजाय इसके कि असम्बली में आप गैर हाज़िर रहें तसलसल से और फिर अचानक आप इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान, नुमाइंदगी आप किसको कहते हैं? कुर्सी पर बैठना उसको नुमाइंदगी कहा जाता है? नुमाइंदगी वो होती है जहाँ पर आप अपने हल्के, अपने सूबे, अपने कौम, अपने वतन की बात करें। जो बात करना यहाँ पर इन ऐवानों में जिसको गुनाह कबीरा समझा जाता है, और आज के असम्बली के इजलास में भी आपने देख लिया। इससे पहले भी जब एक बार मैं आया था, बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने हमें रोक दिया कि जी इस मसले पर आप बात नहीं कर सकते। वो लेकिन गैर हाज़िरी अपनी जगह पर, वो मेरी अपनी मजबूरियाँ थी, सेहत का मसला भी था, कुछ अपनी ज़ाती मजबूरियाँ थी, लेकिन बाहर रहते हुए मुझे एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि वो असम्बलियाँ जिसमें अगर मैं नहीं हूँ, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखे 19 लोग और तो वो हैं, वो असम्बली जिसमें बलूचिस्तान को छोड़ें लेकिन पाकिस्तान से जो है 336 एक अगर निकालें 335 तो लोग तो होंगे उसमें। क्या उनको बलूचिस्तान की एहसास से महरूमी या बलूचिस्तान में होने वाली ज़्यादतियाँ नज़र नहीं आ रही? उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि केयर टेकर के हुकूमत के दौरान यहाँ पर जो बच्चियों पर जो लाठी चार्ज हुई, आप खुद उसके चश्मदीद गवाएं, उस पर बहस नहीं हो सकती। बलूचिस्तान के मसले को किस तरह हल कौन करेगा? ये पार्लियामेंटेरियन करेगा ना, ये पार्लियामेंट करेगा, ये हुकूमत करेगी। जब उन इदारों में बैठ आप बहस नहीं कर सकते, उस पर बात नहीं कर सकते, तो फिर उस कुर्सी पर बैठना या कैफेटेरिया में जाके हमने चाय के घूंट लेना और हंसी मजाक करना, इसलिए तो मेरे लोगों ने मुझे वहाँ नहीं भेजा था। तो ये आपकी पार्टी का एक असूली फैसला है कि कौमी असम्बली में नहीं आप? पार्टी का फैसला नहीं है। अच्छा। मैं इसकी वजाहत करना चाहूँ, क्योंकि मैंने पार्टी को भी इसमें एतमाद में नहीं लिया है। यहाँ तक कि मैंने अभी भी दूसरे प्रोग्राम में कहा था कि मैंने अपनी फैमिली को भी इसमें एतमाद में नहीं लिया है। मैं उसको अपना ज़मीर पर एक बोझ समझता था, और आज ये बोझ उतार के मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। तो ये ज़मीर का बोझ आपके सेनेटर मोहम्मद कासिम और मीर जावेद मेंगल भी महसूस करते हैं? देखिए, पार्टी अगर फैसला करेगी, मैंने ना पार्टी का इजलास बुलाया, नहीं पार्टी के दोस्तों से, पार्टी के दोस्तों को ये तक पता नहीं कि मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, वो मुझे दुबई रब्ता कर रहे हैं। आज कोई प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे कोयटे में, तो जब वालिद की बरसी के हवाले से और मेरी ये जो न्यूज़ चली, तो फिर वो रब्ता कर रहे हैं कि आप कब पहुँचे। मैं आया हूँ बड़े सीक्रेट मिशन पे।
तो अभी पार्टी का इजलास आप जल्द बुलाएंगे और इस वाले से जल्द कोई फैसला होगा? पार्टी का इजलास मैं कल फिर वापस जा रहा हूँ जी, कुछ मजबूरी, तो पार्टी के दोस्तों को मैंने बुलाया। इजलास आप लोग बिल्कुल बुलाएं। उसमें मेरे फैसले से शायद आप लोग इख्तलाफ करें, वो आपका हक बनता है, आप मेरे फैसले को इंडोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन। अगर एक वाकया अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि इस वजह से आज आपने ये हतमी फैसला ले लिया है, तो वो कौन सा वाकया होगा? अच्छा, एक वाकये को अगर मैं दोहराऊं तो दूसरे लोगों से बड़ी ज्यादती होगी। किसी महीने का कोई एक दिन बताएं जिसमें हमारे लोगों के खिलाफ पे जो है ज्यादतियाँ नहीं हुई हैं। कोई हफ्ते का कोई एक दिन बताएं मुझे, कैलेंडर में कोई एक तारीख उसको मार्क करें कि इस दिन पे ये ज्यादतियाँ नहीं हुई हैं, तो मैं बिल्कुल आपको फिर उसकी तफसील में, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता। लेकिन अहमियत उस बलूचिस्तान की हमने देखी जी। पार्लियामेंट में मैं रह चुका हूँ गुज़िश्ता जो 2018 का, मैंने उर्दू में बात कर रहा था मैंने हाँ, ये होता कि जो मैं बलूची में बात करता या इब्राहिमी में बात करता, इनको समझ में नहीं आती। उर्दू में जब बात करता था वो बातें उनको नागवार गुजरती थी, और उस वक्त मुझे कहा जाता था कि जी आप ऐसी बातें करेंगे तो आगे आपको इलेक्शन में मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस दफ़ा आपको मौका दिया गया? देखें, ऐसा मौका दिया कि वो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नहीं, फिर भी आपको लगता है कि आपको जिताया गया? हराया गया, मुझे जिताया नहीं गया। मतलब लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ मुझे नहीं, हमारी पार्टी को जी। हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो आप तो जीते ना, आपको जिताया तो नहीं गया? कोशिश तो उन्होंने बहुत की। अच्छा। मार्जिन इतना ज़्यादा था, 65,000 वोट बलूचिस्तान के इलाके से लेना आसान नहीं। और हमारी इलाका दूर दराज इलाका, एक एक हल्का जो है 36,000 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हम दिन रात एक करके लोगों की मिन्नतें करते हैं कि जी आप हमें मुंतखब करके लाएं, आपके मसले जो है वहाँ पर हम ज़ेर बहस लाएंगे। हल अपनी जगह पर स्टेज वाइज होता है। पहले आप उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, अगर उनको समझ आई तो फिर वो हल होते हैं। जब वो सुनने के लिए तैयार नहीं, कौन? रियासत, पॉलिटिकल पार्टियां। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बतौर MNA क्या आप रियासत को सुनाते हैं या आप हुक्मरान और हुकूमत को सुनाते हैं? ये सब हमारे उस रियासत के हिस्से हैं ना। मैं मीडिया को भी सुनाता हूँ, मां सिवाय चंद एक मीडिया पर्सन्स की। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान का मसला किनको समझ में आ रहा है? जिनसे भी आज पूछें, चाहे ये यहाँ के पॉलिटिकल लोग हों, चाहे यहाँ पे मीडिया के लोग हों, सुबह से शाम तक आप उनके साथ बात कर करके थक जाएंगे, फिर आखिर में बोलेंगे जी बलूचिस्तान का मसला की है। चलिए, बहुत से लोग हैं जो शायद बलूचिस्तान के मसले को नहीं समझ पा रहे। अगर आप सिर्फ 3 बड़े मसले बता दें तो वो क्या होंगे आम आदमी के लिए? ज़रा दोहरा दें। अतिउल्लाह, ज़्यादतियाँ 1947 से जो है ना, जो खिश्त रखी गई है वो टेढ़ी रखी गई। बुनियादी ईंट जब आप टेढ़ी रखेंगे तो उस इमारत को जितना आप ऊंचा ले जाएंगे और जितनी खूबसूरती उसमें लाएंगे, उसमें वो झुकाव ज़रूर रहेगा। वो ईंट क्या है? वो ईंट ये है कि पहले दिन बलूचिस्तान के लोगों की मंजी और मंशा के मुखालिफ शामिल किया गया। हमारे लोगों ने कुछ ने उसको तस्लीम किया, कईयों ने उनको तस्लीम नहीं किया। क्या शामिल किया गया? पाकिस्तान में जब शामिल किया गया, हमारे जो 2 ऐवान थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि ये तो एक तारीखी है। उसके लेकिन बाद उसके बाद में भी रहे, और उसके बाद होना तो ये चाहिए था, अगर जो लोग रजामंद नहीं थे उनके सर पर हाथ रखना चाहिए था। आज का क्या बताना चाहेंगे आप? आज जो हालात है इसका जिम्मेदार कौन है, और आप इतने बेबस क्यों नजर आते हैं बतौर एक बलोच लीडर? मतलब मैं एक शख्स हूँ, जिम्मेदार कौन है? और आज क्या हालात हो चुके हैं? मैं समझता हूँ यहाँ के मैं सिर्फ एक इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार नहीं करार देता। यहाँ की वो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान की वो लीडरशिप है जो अपने आप को जमहूरियत और इस मुल्क और इस आइन के पासबान कहते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। यहाँ की अदलिया
इसकी जिम्मेदार है, यहाँ का मीडिया इसका जिम्मेदार है, हर वो शख्स जिसने बलूचिस्तान पर होने वाली ज़्यादतियों पर आंखें बंद की हुई हैं वो इसकी जिम्मेदार है। मगर बलोच के सियासतदान और लीडरान इस्तेमाल भी तो होते रहे वफाक के हुकूमत गिराने के लिए, चाहे वो बाप पार्टी की शक्ल में हो, चाहे आप लोग जब इमरान खान की हुकूमत में शामिल हुए, तो आप समझते हैं कि आप भी उनमें शामिल हैं, उन जिम्मेदार लोगों में जो इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान की? देखिए, इस्तेमाल हम हुए हैं तो फिर इस्तेमाल होने की कोई वजूहत होंगी, हमें इस्तेमाल किया क्यों किया, किसने किया, वही बता दें, फिर खुल के पूरी बात कर दें। वही पॉलिटिकल पार्टियां, अच्छा, वही पॉलिटिकल पार्टियां जब उनको ज़रूरत होती है वोटों की, तो यही पॉलिटिकल पार्टियां क्वेटे में आके हमसे मुआहदा तय करते हैं। मुल्कों के दरमियान, कौमों के दरमियान या आप दो अफराद के दरमियान एक मुआहदा जब साइन हो जाता है तो उसकी पासदारी करनी पड़ती है। हमारे साथ आके मुआहदा तय कर लेते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, जब उनकी ज़रूरत बाई इलेक्शन में जब वो नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो आंखें वो बंद कर लेते हैं। जब हुकूमत गिराने का वक्त आता है तो फिर भी वो हमसे मुआहदा करते हैं कि जी आपके मसले हल करेंगे। जब वो मरला ख़त्म हो जाता है तो फिर वो आंखें फेर देते हैं। आपने कई बार धोखा खाया है मैंगल साहब। हाँ जी, धोखा बहुत खाया है। हम काश के इनकी तरह HSN में पढ़े होते, हम बाहर ममालिक में पढ़े होते, इनकी ये चालाकी हम जानते और इनके माहौल में हम बले होते तो शायद हम धोखा ना खाते। और ये आखिरी बार है मेरी तरफ से, तो आखिरी बार है। इसके बाद क्या हिकमत अमली होगी आपकी? अतिउल्लाह जाके अपने लोगों में बैठेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो भैंस नहीं है, बैल नहीं है जिसके हम सामने हम बीन बजा रहे थे, इससे स्पेनिश बुल, उसके सामने बीन बजाएगा वो टक्कर ही मारेगा आपको, वो रेड हेरिंग जो बट आप क्यों समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो असम्बली में रह के कोई गलती कर रहे हैं? ये उनका अपना फैसला है। बाकी जितने भी बलोच लीडर हैं वो सब गलती पे हो सकते हैं, और एक अख्तर मैंगल जो है कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे के दुरुस्त फैसला कर रहा है। उनका शायद सब्र का पैमाना मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मैं शायद ना सब्र हूँ, लेकिन मेरी ये नासब्री और ये एतमाद का चकनाचूर होना ना, वो भी बेमायनी नहीं है। उसके पीछे भी वो हालात हैं जिसने मुझे इस स्टेज पर लाके पहुँचाया। तो अब ये जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रुझान क्या है जो बतौर एक बलोच सियासतदान आपको नज़र आ रहा है? तो हमारा बलूचिस्तान का अब अबाउट 75% जो पॉपुलेशन है, 75% उसमें से बिलो 30 ईयर्स है, 30 साल से कम उम्र के नौजवान लोग हैं। और नौजवान तो वैसे ही जज्बाती होते हैं। हम बलूचों पे तो वैसे ही इल्ज़ाम है ये कि ज़्यादा जज्बाती हैं। बलूचिस्तान का नौजवान पहले वो नौजवान नहीं है जिसने गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आज का बलूचिस्तान का नौजवान आपके इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हुआ है, आपके कराची के तालीमी इदारों में पढ़ा हुआ है, आपके लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उन तालीमी इदारों में पढ़ा हुआ है। इतना क्रेडिट तो आप इस सिस्टम को देंगे? ये उनका एहसान है हम पे कि हमें पढ़ने का मौका दिए, क्योंकि वो उनका नारा था क्या कि दुश्मन को बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाना। हाँ, चलो दुश्मन समझ के हमारे बच्चों को पढ़ाया। तो ये बलोच नौजवान क्या सोच रहा है? देखिए, बलूच नौजवान जब उसने ये मुल्क देखा और मुल्क के हालात देखे, पढ़ा लिखा, उसने अपना नफ़ा और नुकसान का जो उसको अंदाज़ा हो गया कि मैं कहाँ पे अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रहा हूँ, मैं किस दीवार से सर टकरा रहा हूँ, मेरा आने वाला मुस्तकबिल क्या है। और ये नौजवान आज का नहीं, ये कई अरसों से ये बात उनके ज़हनों में आती रही, और मैं समझता हूँ फिर इसका क्रेडिट भी हमारे हुकूमत को जाता है। कौन सी हुकूमत? सब हुकूमतों को, रियासत और बिलखुसूस उसके इदारों को, वो इदारे जिन्होंने आपको भी कभी उठा लिया था। तो ये लापता अफराद का मामला जिसका अभी आपने इशारा भी किया,
क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान में इन नौजवानों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और बड़ी तादाद में अवाम अब रवायती सियासत और रवायती सियासतदानों और रवायती जमातों से दूर होते जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मारंग बलोच बड़े बड़ी रैलीज़ और जलसे कर रही है, तो आप समझते हैं कि आपकी भी ये मजबूरी थी असम्बली से इस्तीफ़ा दे के उन लोगों में जाने की जो बड़ी तादाद में एक नई सिमत अख्तियार कर रहे हैं, नए रास्ते पर चल पड़े हैं? बिल्कुल अतीउल्लाह जान, देखें मैंने पहले कहा कि ये जातियों में कमी आने के बजाय ये इनमें इजाफा होता गया, और न कि सिर्फ बलूचिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। जो कुछ यहाँ पे साफ़ी उठाए जा रहे हैं, इनका कसूर तो और नहीं है, उनको उठाने वाले कौन थे? चलो बलूचिस्तान के लोगों पर ये जी नहीं, ये अफ़गानिस्तान चले गए हैं, ये पहाड़ों में हैं। आप तो अफ़गानिस्तान नहीं गए थे, आप पहाड़ों पे तो नहीं गए थे, आपको बलोच मिलिटेंट्स तो उठा के नहीं ले गए थे, हामिद मीर पर गोलियां चलाने वाले बलोच मिलिटेंट्स तो नहीं थे, असद दूर को घर से घसीटने वाले वो हिंदुस्तान से आए वाले कोई फौज नहीं थी। सही, ये वो रियासती इदारे हैं जो आप की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर वो हमारे नौजवानों को किस तरह बर्दाश्त करेंगे? और इन्हीं की इन ज़्यादतियों की वजह से बलूचिस्तान के लोग, नौजवान अपने हमारे इस पार्लिमानी निज़ाम से और वफाक से जो है ना, बिल्कुल वो नफ़रत के उस हद तक पहुंच चुके हैं, और इस नफ़रत का बीज बोने वाले भी ये रियासत और उसके इदारे हैं। तो इसका हल क्या नज़र आता है? महमूद चकज़ई तो कहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से भी ख़ास हालात में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करने की ज़रूरत है? अतीउल्लाह जान, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में तो आपको पॉलिटिकल पार्टियों से बात करनी होगी ना, अदरवाइज लेट इट डिक्लेयर एज अ मार्शल लॉ। पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि जी हमारा बस नहीं चलता, हम बेबस हैं, तो फिर इनसे पूछे कोई, तो फिर आप नौकरी करने आए हैं क्या? अगर आप नौकर हैं तो फिर बिल्कुल इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें कि हमारे मालिक वो हैं, इसको डिक्लेयर कर दें आप, एक मार्शल लॉ है। अब ये बताएं, आपके क्या तवक्कुआत हैं, क्या मुतालबात हैं जो आपके, ज़ाहिर बात है हुकूमत से होंगे या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर आला सरफराज बुगटी से होंगे? सब मैं ऐवान में 2018 से उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझ नहीं पाए। पता नहीं इस 5 मिनट की मेरी बातों को वो समझ पाएंगे, और पता नहीं वो भी एयर हो सकती है, नहीं हो सकती, उसमें मेरे ख्याल में चलनी चाहिए। कितने उसमें बीफ्स वगैरह आते हैं, समझना नहीं चाहते वो। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई इसमें अलजबरा। क्या मुतालबा क्या है सबसे अहम? बलूचिस्तान के लोगों को इंसान समझा जाए। और ये क्या शहबाज शरीफ से आपका ये मुतालबा है? शरीफ अगर उसके बस में है, हुकूमत अगर उनकी तो है। आपका ये मुतालबा आर्मी चीफ से है, किस से है? आर्मी चीफ से भी हमने बात की थी। मैंने 2023 जुलाई 2023 में शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे, उनकी काबीना के अरकान बैठे थे, उनके साथ भी बात की कि जी हमें जीने का हक दिया जाए और क्या सियासत करने दी जाए, मुदाखलत ना की जाए। जी हाँ, इंतखाबी अमल में मुदाखलत ना की जाए। बलूचिस्तान के लोग हैं, जिसको चाहें वो मुंतखब करना चाहते हैं वो मुंतखब करें। लेकिन आपके नज़दीक ये मुतालबा सिर्फ बलूचिस्तान का होना चाहिए? पहले था बलूचिस्तान को, लेकिन ये वायरस जो है ना, कोविड से ज़्यादा की तरह जो है ना, वो फैल चुकी पूरे पाकिस्तान में। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर मैंगल साहब, सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। विश यू गुड लक। थैंक यू जी। नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, बात करेंगे पीटीआई और नून लीग के रहनुमाओं के साथ, और जो ख़वातीन रहनुमा हैं इनसे हम मालूम करेंगे कि पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के कितने इम्कानात हैं और उनकी क्या तवक्कुआत हैं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है कंवल शोज़ेब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, डॉक्टर शिज़रा मंसूब अली खान खरल जो मुस्लिम लीग नून की MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हालात बड़ी तेज़ी से
जो है तब्दील हो रहे हैं और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। 8 सितंबर को पीटीआई का एक रैली भी है। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है और 9 मई से मुतल्लिक मामलात के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनको फ़ौजी अदालत के हवाले करने से रोका जाए। तो पहले तो मैं कमल ये जानना चाहूँगा कि किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी 8 सितंबर के जलसे से? ये सब कुछ जो हो रहा है तो बज़ाहिर तो ये उसी जलसे के लिए एक पेशबंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मती साहब। देखिए, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या जलसे जुलूस करना या रैलीज़ करना या प्रोटेस्ट करना आइन की हदूदों के युद्ध में रहते हुए ये उनका एक पॉलिटिकल हक है। ये जिस तरह आज़ादी इज़हार राय सहाफ़ियों का या पाकिस्तान के किसी भी शहरी का हक है, उसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है। सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों में आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ये मान चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वजूद मौजूद है, लेकिन उसके वजूद को ख़त्म करने की जिस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं इंतहाई भोंडे तरीके से, इसकी मैं मज़म्मत करती हूँ। हम जब भी इसके पुरअमन तौर पे जलसे की इजाज़त मांगने जाते हैं, आगे एनओसी पहले दे दिया जाता है। कोर्ट ने हमें ऑर्डर्स दिए हुए हैं, कोर्ट ने हमें इजाज़त दी हुई है। इंतज़ामिया जो है वो एनओसी के नाम पे एक तमाशा रचाती है। लास्ट टाइम भी आखिरी टाइम पे पहले एनओसी कैंसिल कर दिया गया, फिर उसके बाद जो है वो जो 22 को हुआ वो आपके सामने है। उस वक्त ये बहाना बनाया गया कि जी मजहबी जमातें आई हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत है, कोई हंगामा आराई हुई तो फिर आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी आएगी और जो भी उसकी सेंसिटिविटी बताई गई तो उस पर खान साहब ने उसको मौखर किया और फिर कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ही जब 8 सितंबर को इसको दोबारा करने की बात की है। अभी आज हमारे लोग गए हैं और जाके वेन्यू देख कर आए हैं। वेन्यू पहले से भी आगे कर दिया गया है और अभी देखें उसके बारे में क्या चल रहा है। वही डीसी साहब, लेकिन इसका फैसला तो आपकी अपनी पार्टी ने किया ना, जो वेन्यू तब्दील हुआ है। डीसी साहब जी, वो क्योंकि पहले वाले पे सबसे पहले एतराज़ आ गया था कि तो प्राइवेट लैंड है और यहाँ पे मरीज़ हैं और यहाँ पर लोग तंग होंगे। दूसरी दफ़ा जो है वो जो भी हुआ वो आपके सामने है। अब ये है कि ये जगह जो दी गई है ये उसी डीसी साहब ने दी है जो हर दफ़ा आखिरी टाइम पे रात को 7 बजे 8 बजे या 10 बजे आके कह देते हैं कि जी एनओसी नहीं मिल रहा है। सो मैं ये समझती हूँ कि अगर इतना खौफ है तो आप मान लें कि आप जलसा नहीं करने देना चाहते क्योंकि आपको आवाम से डर लगता है, क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो नहीं चाहती है कि आवाम की असली आवाज़ की तर्जमानी हो। क्योंकि असम्बलियों में तो आप देखें कि हमेशा एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल अदा होता रहा। अभी अगर कोई अपोजिशन है तो वो पीटीआई की ही अपोजिशन है और उसकी भी आवाज़ दबाई जा रही है। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट की आपने बात की तो सिविलियंस का वैसे भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना आइन की खिलाफ वर्जी है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है केस। अभी उसका फैसला नहीं हुआ। आप भी उसकी पैरवी करते हैं और वो केस कितने अरसे से लगा हुआ है। रिपोर्टिंग करते हैं, पैरवी तो आप कर रहे हैं। पैरवी हम करते हैं, आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पूरी जो 102 फैमिलीज हैं, जो बच्चे अंदर बंद हैं, जो बुजुर्ग अंदर बंद हैं, जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो उसके बारे में बयानात नहीं आते। उनके जो बुनियादी हकूक हैं उसको डिनाई किया जाता है। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो मैं याद कराना चाहती हूँ कि 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के अंदर शीशे तोड़ के कॉलर से पकड़ के घसीट के बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाया गया था। तो फिर क्या हुआ? अटैक उन पे हुआ था, अटैक उनके खिलाफ हुआ था और वो सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज तक बाहर नहीं आई। और उसी की मद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को जब उनको बुलाया था तो उसके बाद जो डिटेल जजमेंट आई थी उसमें उन्होंने वाजे किया था कि इमरान खान साहब का ये जो सारा कुछ हो रहा था वो कस्टडी में थे, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका फौजी अदालत से क्या ताल्लुक है? फौजी अदालत तो एक कानूनी अमल है, अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो मांग लेंगे। कानूनी अमल होगा तो फौजी अदालतों में अगर फौजियों के ऊपर ही केसेस चलें तो बेहतर होता है। सिविलियन के ट्रायल्स ठीक है ना जेल की अदालतों में इस तरह छुपा के करने चाहिए, ओपन ट्रायल्स होने चाहिए और सिविल अदालतों में चलने चाहिए और उनके आइन और कानून के मुताबिक जो उनके हकूक बनते हैं उसकी पामाली किए बगैर चलने चाहिए। चलिए, फेयर इनफ। डॉक्टर सिजरा मनसब, आप क्या परेशानी है, क्या घबराहट है? जलसे की जगह बार बार तब्दील भी हुई, अब की बार तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होने लगा आपकी हुक्मरान जमात की तरफ से।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का मती साहब। जो जमहूरियत में हम रहते हैं और जमहूरियत में हर एक को हक हासिल है कि वो बाहर आएँ, अपने जलसे करें या जिस किस्म की भी वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं करें, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली दफ़ा बिल्कुल ये था कि एक बड़ा सेंसिटिव केस था और इन्होंने खुद ही जलसा कैंसिल किया था उसको मद्देनज़र रखते हुए, और हमने तो उनको नहीं कहा, इन्होंने खुद ही इनके आए थे लीडर्स बाहर और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम जलसा कैंसिल कर रहे हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। बल्कि इनके वर्कर्स बड़े मायूस भी हुए और इनकी जो इत्तेहादी जमातें थीं उनको भी थोड़ा सा लगा धचका कि उनको पता ही नहीं था कि जलसा कैंसिल हो चुका है, वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब भी इंतज़ामिया अमनो अमान को कायम रखना ये इंतज़ामिया का फ़र्ज़ होता है। उन्होंने 40 नुकात दिए हैं कि इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करें, अगर ये करेंगे अमल तो फिर कोई जलसे में किसी किस्म का मसला नहीं होगा, क्योंकि इस जमात का एक थोड़ा सा माजी ऐसा रह चुका है, उस चीज़ से कोई भी अब कहे कि नहीं वो नहीं हुआ 9 मई, तो वो तो सारे सोशल मीडिया पे इन्होंने खुद ही डाल दिया ना, किसी और को तो रिकॉर्ड करने की, कैप्चर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनके अपने ही वर्कर्स ने आके वीडियोस बनाई, ऑडियोस बनाई, बताया कि हमें किस किस लीडर ने कहाँ कहाँ जाने के लिए। क्यों नहीं सामने लाते हैं? CCTV भी आ जाएगा, अच्छा। वो भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप ये मुतालबा करती हैं हुकूमत से कि CCTV को लाया जाए, क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसे से वो CCTV लगा होता है। मैं बिल्कुल, तो अगर वो हुकूमत सामने ले आए, चाहे उसका फायदा है या नहीं, ये तो बात की बात है। नहीं, बिल्कुल जो भी एविडेंस है वो सामने आना चाहिए। और आएगा, और जो एविडेंस ऑलरेडी है वो तो हमें लाने की जरूरत ही नहीं है ना। वो एविडेंस ऐसे होता है ना कि जो मोबाइल के पीछे वाला बंदा है उसकी वीडियो तो नहीं बन रही होती, और कुछ लोग तो वाकयात को सिर्फ आते ही वीडियो बनाने के लिए हैं वहाँ पे। जी तो सही आप है, समझती हैं कि CCTV को सामने लाना बिल्कुल आना चाहिए। और 9 मई का जो वाकया था वो बहुत एक ऐसा वाकया था कि उसके बाद से इस जमात के ऊपर ये करना ट्रस्ट कि ये आएंगे और पुरअमन ही रहेंगे, क्योंकि इनके अपने साबका चेयरमैन जो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज करना, लेकिन वो पुरअमन तो नहीं रहा और पूरे पाकिस्तान में वो बदअमनी फैली, इंतशार फैला और फौजी तनसीबात पे हमला हुआ, वो हुआ जो आज तक हमारा कोई दुश्मन नहीं कर सका, वो चीज़ें हुई। तो उस हवाले से अगर इनको कहा जाए कि आपने इन सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रह के जलसा करना, तो मैं खाली इनको मान लेना चाहिए। तो अगर मुझे इजाज़त दें तो इस पर एक काउंटर इनको बता दूं कि हुकूमती जमात ने बाद में क्रेडिट लिया कि 22 तारीख का जलसा मौखर कराने में उनकी फैसिलिटेशन शामिल थी, तो मैं इनको बताना चाह रही हूँ। और जो आप अभी दुश्मन की बात करें तो GHQ में अटैक हुआ और 7 घंटे तक वो अटैक चलता रहा था, और वो मेरे ख्याल में सारी कौम ने देखा था, उसको अटैक कहते हैं। निहत्ते लोगों का सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट करना और अपना राइट मांगना इज़ नॉट मेंट, और उसको अटैक की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ था, बच्चे ज़िबा किए गए, वहाँ पर हमारी ख़वातीन जो उस्ताज़ा थी उनको कत्ल किया गया, गर्दनें काटी गई, 11 घंटे तक वो तमाशा चलता रहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, सारी दुनिया ने देखा और आज तक उसके बारे में कुछ नहीं हो सका। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत थी उस वक्त? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जिस इलाके में हुआ था, बिल्कुल PTI की हुकूमत थी, लेकिन जिस इलाके में हुआ था उसको आर्मी का इलाका कहते हैं, वो कॉर्डन ऑफ किया जाता है और उसकी सिक्योरिटी जहाँ से की जाती है और वहीं से। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो इर्द गिर्द का इलाका है वो उस पर भी आर्मी की जिम्मेदारी थी या वहाँ पे पुलिस या सूबाई? वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कैंट में मेरा कोई ताल्लुक रहा है, कैंट के इलाके में कैंट की अपनी सिक्योरिटी होती है। और दूसरी बात ये कि अभी भी सूबे में नहीं आता, इस वक्त भी पूरे मुल्क में जिस किस्म के मामला चल रहे हैं, अब जब से इनकी हुकूमत आई है, दहशतगर्दी वापस आई है, जिस तरह बलोचिस्तान में हो रहे हैं मामला, तो मेरा ख्याल है अगर हुकूमत की, सिर्फ लास्ट बात करूंगी, हुकूमत की अगर प्रायोरिटी अमने आमा के ऊपर ज्यादा हो जाए और PTI को विक्टिमाइज करने से हट जाए तो शायद मामला बेहतर हो जाए। चले कमर शोज़ेब में एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि इदारे के अंदर कड़ा एहतसाब होगा, इसका मतलब क्या है? और क्या इसका मतलब ये है कि गिरफ्तार शुदा साबिक ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद का कड़ा एहतसाब होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या वो इमरान खान का भी नाम ले सकते हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। डॉक्टर शेसरा, ये जो कड़े एहतसाब की बात की गई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, इससे क्या मुराद ली जा सकती है? और इदारे के अंदर जो इस वक्त कड़े एहतसाब की सबसे अहम मिसाल है वो तो जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल है, तो क्या लग रहा है ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? जी बिल्कुल, आज यही खबर आई है कि ये कहा गया कि एक मुनज़्ज़म अदारा है जिसमें बहुत कड़ा एहतसाब है और इसका अमल जारी रहेगा और कोई भी कानून से बालातर नहीं रहेगा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि कानून से मावरा हो। और इस वक्त तो जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो उनके ऊपर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चल रहा है, वो भी बिल्कुल अपने अंजाम तक पहुँचेगा। और जाहिर है कि जो ये भी लिखा गया था उस वक्त जो पहले आया था इनका एलामिया कि रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ ऐसी चीज़ों में मुलव्वस रहे। अब वो कौन सी चीज़ें थी और किसके साथ वो रहे मुलव्वस, जाहिर एक अकेला शख्स क्या राय है कि क्या इमरान खान का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए? आपकी क्या राय है बतौर एक सियासतदान? देखिए, मैं अगर एक जनरल बात करें तो मैं इस चीज़ के इख्तलाफ करती हूँ कि सिविलियंस का फौजी उसमें अदालतों में हो, लेकिन कुछ चीज़ें अब कानून में आइन में आ चुकी हैं कि ये अगर इन जुर्म का कोई भी बनता है, कोई इस जुर्म को करता है तो वो उसका होना चाहिए। और इमरान खान के अपने दौर में आपको याद होगा कि 88 लोगों का शायद मिलिट्री ट्रायल हुआ था, उसमें कोई साबिक वज़ीर आज़म नहीं था, लेकिन सिविलियंस तो थे ना। अब ये अगर या फिर उसमें लिख देते कि साबिक वजीर आजम का नहीं होना चाहिए लेकिन आम सिविलियंस का हो जाना चाहिए, तो एक नहीं कल शहबाज शरीफ साहब का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। अल्लाह ना करे कि वो कोई ऐसी चीज़ करें, क्योंकि बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसी चीज़ें जो जिसने ये चीज़ें करने का मुर्तकब हुआ उसका कोर्ट मार्शल होगा। तो आप समझते हैं इमरान खान कोर्ट मार्शल? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं समझती हूँ इमरान खान का, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि जो भी अब लिखा गया है कानून में, अभी तक जो इमरान खान के हवाले से 9 मई से मुतल्लक शवाहिद सामने आए हैं, क्या ये फौजी अदालत का केस बनता है? देखिए, इमरान खान साहब बड़ी क्लियरली कहते रहे जब वो इक़्तिदार में थे कि मैं जनरल फैज़ हमीद ही मेरे साथ सारा कुछ करते हैं, ISI मेरे फ़ोन्स भी टेप करता है और मेरा असेंबली भी वही चलाता है, मेरी हुकूमत भी वही चलाता है, मुझे नंबर्स भी वही पूरे करके देते हैं। उसके बाद वो ये भी कहते रहे कि इनको यहाँ से हटाया ना जाए। उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि इनको ही यहाँ पर होना चाहिए। अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने आगे उनको किया, और जो तालिबान उस वक्त बग़ैर सरेंडर किए पाकिस्तान में दाखिल हुए, अभी कमल साहिबा ने कहा कि दहशतगर्दी ये उस पॉलिसी का नतीजा है जो कि उस वक्त दहशतगर्दों को दाखिल भी किया गया पाकिस्तान में वापस, और कुछ दहशतगर्द जो जेलों में थे उस वक्त आरिफ अलवी साहब ने उनको माफ भी किया। तो आप ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के जो राब्ते थे, और आप जिस एतमाद के साथ ये बातें कर रही हैं, तो आपने ये इल्ज़ामात और ये शवाहिद सिविलियन अदालतों के सामने रखे जिनमें इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात दायर किए गए? आपने शवाहिद रखे सिविलियन अदालतों के सामने? देखिए, वो तो मुकदमे चल रहे हैं सारे शवाहिद, जाहिर है तो कोई शवाहिद नहीं है जिन पे आप बात कर रही हैं, दहशतगर्दों वाले। ये तो बिल्कुल ये चीज है, नोन है, एवरीबॉडी नोस। लेकिन हम मुकदमात जो हैं सिविलियन अदालतों में, उनमें ऐसा तो कोई इल्जाम ही नहीं है। लेकिन हम तो जो 9 मई के हिसाब से हवाले से चल रहे हैं ना, अगर किसी ने इस चीज के ऊपर करना होगा तो वो कर लेगा। इस वक्त आप लोगों ने नहीं किया, इस वक्त तो 9 मई के हवाले से चल रहे हैं। मैं कमल साहिबा को जवाब दे रही हूँ जो इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इनके दौर में दोबारा आ रही है, ये उन पॉलिसीज के नतीजे में आ रही है। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब कोई ऐसे शवाहिद दे देते हैं ड्यूरिंग हिज कोर्ट मार्शल, या कोई ऐसी बात कर देते हैं या वो इम्प्लिकेट कर देते हैं कि मेरे साथ और कौन शामिल था, तो वो सबके सामने फिर आ जाएगी बात। चले, कमल साहब, मुज़ाकरात के लिए PTI तैयार है और महमूद अचकज़ई साहब ने भी ये कहा है, गो के गुस्से में कहा है कि हम हर उस इदारे से ताकत से बात करेंगे कि जो मुल्क में जमहूरियत की बहाली लाना चाहता है। तो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं या इमरान खान नवाज शरीफ से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं? मती साहब, पहले मैं इनको क्विकली रिस्पॉन्ड कर दूँ। मैं डिफेंस कमेटी की मेंबर रही हूँ, असेंबली की मेंबर रही हूँ, और जिस दौर की ये बात कर रही हूँ उसमें हमारी क्लोज कैमरा मीटिंग्स हुई जनरल बाजवा साहब ने जिनको लीड किया, और जिसमें ब्रीफिंग होती रही। वो उस वक्त के जो ISI के चीफ थे, ये जनरल साहब जिनके ऊपर अब कोर्ट मार्शल हो रहा है, जनरल फैज़,
और जब वो मीटिंग्स हो रही थी तो उसमें इनकी पूरी पार्टी के लोग बैठे हुए थे, उसमें बिलावल समेत सारी पार्टी बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को उन्होंने मेन हेड्स को बुलाया था। 8-9 घंटे पार्लियामेंट में सेशन चला था। बाजवा भी मौजूद थे। बाजवा साहब ने उसकी ब्रीफिंग पहले ISI के चीफ ने दी और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने उसकी मीटिंग की, वो की। और उसके बाद सबसे ज़्यादा करीब उनके पास उस मीटिंग के बाद जो बंदा भागा गया था उसका नाम ख्वाजा आसिफ है। और उसके बाद जो एक्सटेंशन वाली सेशन हुआ था उसमें आप भी कवरेज करते रहे माशाल्लाह, ये सारे लोग साथ मौजूद होते थे। और आर्मी ये जो एक्सटेंशन तो आप सबने मिलकर दी ना, 345 का ऐवान था जी, सबने उसके लिए वोट किया था, उसमें कोई अलग नहीं गया था। तो जो भी मामलात उस वक्त चल रहे थे उसमें पूरी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके अफगानिस्तान वाला जो भी कदम था वो उठाया गया था। मैं वहाँ मौजूद थी, ये बुक्टी साहब भी वहाँ मौजूद आप ये कह रही हैं कि अनवार काकड़ साहब भी मौजूद थे। आपने कहा कॉन्फिडेंस में लेके कदम उठाया गया था, क्या इस समराज है कि पार्लियामेंट ने बाकायदा इजाजत दी थी पार्लियामेंट में जो उस डील की जो इमरान खान और तालिबान के बीच में हुई थी? वो डील नहीं, जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी वो उन्होंने इनके सामने रखी थी, वो क्लोज नहीं, क्या पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी उस पॉलिसी की? तकरीबन पूरा हाउस उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको उन्होंने कन्विंस किया 8 घंटे के बाद। क्या कोई वोटिंग हुई, कोई करारदाद हुई, कोई डिसीजन हुआ? क्लोज कैमरा मीटिंग जो हुई थी उसके ऊपर पूरा जो मामलात रखे गए थे, कम से कम 2 सेशंस। क्या इमरान खान की गवर्नमेंट ने खास तौर पे पार्लियामेंट के सामने सवाल रखा था कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और तालिबान को वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए? ये सवाल आया? ऐसी कोई बात नहीं आई। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं आई थी, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिसी आई थी वो आई थी। अब ये बताएं, क्या नवाज शरीफ से मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए जी, जो जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई अक्टूबर में और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल मिला, नादरा से जो बायोमेट्रिक हुए एयरपोर्ट पे, फिर वो हेलीकॉप्टर्स पे और जहाज़ों में स्पेशल तशरीफ़ लाए, फिर उनके सारे केसेस भी माफ़ हो गए अचानक से। सो उसके बाद ये कह रही हैं हम जमहूरियत में रह रहे हैं। अब मेरा ख्याल है जमहूरियत पाकिस्तान में इस वक्त तो जो नज़र आ रही है, तो आप समझते हैं नवाज शरीफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते? वो जमहूरियत की कोई टाइप नहीं है। अगर उनके पास अवामी मैंडेट हो, अगर उनकी हुकूमत के साथ वो साथ अलाइंड हो, जो कि वो नहीं है, वो 180 डिग्री अपोजिट अपनी हुकूमत से चल रहे हैं। उनके हुकूमती वज़रा भी आप दिखा रहे थे कि वो क्या बयान एस्टैब्लिशमेंट से हो सकते हैं मुज़ाकरात? उनके पास तो अवामी मैंडेट होता है ना, अवामी उनके पास इनका मैंडेट है ना, उनको वही चला रहे हैं। क्योंकि आपने कहा ना नवाज शरीफ के पास अवामी मैंडेट नहीं है, तो एस्टैब्लिशमेंट के पास तो होता है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली जब वो अरेस्ट नहीं हुए थे तब भी ये बात की थी, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। अगर डील की बात करेंगे, डील वो नहीं मानते। डील नहीं, मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूं, आप तो डील पे पहुंच गई हैं, मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूं। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए एस्टैब्लिशमेंट से। मुझे अर्ज करने दें, राना सनाउल्लाह साहब की जुबान में बता रही हूँ कि वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब, आप अपनी जुबान में बता दें, मुझे सिर्फ दीजिए ना, मैं रेफरेंस दे दूं। जो आप नवाज शरीफ की बात करें, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब डायलॉग की टेबल पे आ जाए और यानी हमारी मर्जी की डील पे आ जाएं, तो ये सारे केसेस तो एक दिन में खत्म हो सकते हैं, वो एक दिन में बाहर आ सकते हैं। मुज़ाकरात उस वक्त होंगे अगर कोई सीरियस बातचीत हो रही हो। और ये जो जिस तरह के ये शोशे छोड़े जा रहे हैं, अगर आप कोर्ट में केसेस चला रहे हैं, मेरे ऊपर भी वही केसेस हैं जो खान साहब 27 दफात लगाई गई, आज तक प्रोसिक्यूशन इनकी कोई, लास्ट सुन लीजिए मती साहब, कोई कंक्रीट एविडेंस पेश नहीं कर सकते। एक तो मैं ये कहती हूँ कि जो ये इन्होंने एक्सटेंशन की बात की या जो भी बात की, जो उस वक्त के वजीर आजम थे उनके फैसले थे। दूसरी बात फैसले उनके थे, वोट आपकी थी, हमारी हमने वोट दे दिया। दूसरी बात ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा है कि हम सबके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियासी जो जमातें होती हैं सियासी कुव्वतों के साथ बात करने में यकीन रखती हैं और वो समझती हैं कि सियासी कुव्वतों के साथ माहौल तो बनाया ना मुज़ाकरात का। माहौल तो या वो आपके बस में नहीं है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑफर किया है, वहां से हमेशा जेल से आए बातचीत करें, जेल बातचीत के लिए माहौल बनाने के लिए आपके पास है क्या देने के लिए? पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी, जेल की हमेशा जेल से आवाज ये आती है कि हमने आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, किसी सियासी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से मुज़ाकरात करने हैं। और वहां से बिल्कुल जब, क्योंकि आपके ख्याल में फौज को मुज़ाकरात करने चाहिए इमरान खान? मैं समझती हूँ कि फौज का क्या ताल्लुक है इन सियासी चीजों से, ये खुद ही तो कहते हैं। तो आपकी हुकूमत इजाजत नहीं देगी फौज को मुज़ाकरात करने के लिए? हमने इजाजत या ना इजाजत क्या देनी है लेकिन ये ज़रूर है कि हम ये समझते हैं कि सियासी कुव्वतों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इसी तरीके से जमहूरियत मुस्तहकम होगी, इसी तरीके से निज़ाम बेहतर होगा, इसी तरीके से जमहूरियत और निज़ाम बेहतर होगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।